नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 का हमने प्रश्न क्रमांक 1 के सभी हल कर लिए थे। आज हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 को। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, अपन को जो स्थितियां दी गई हैं इनको अपन को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है, तो पहला सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपन। ठीक, तो यह है अपने दूसरे प्रश्न का पहली प्रश्न। ठीक है, तो इसमें अपन उनको निकालना क्या, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। इसमें अपन से कहा गया है कि जो अपनी लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी कि उसने कहा है, मान लीजिए अपनी चौड़ाई 2 है तो लंबाई क्या होगी, चौड़ाई का दुगना कीजिए फिर उसमें 1 कीजिए, 1 प्लस कीजिए, यानी 2 दूनी 4 और 1 प्लस यानी कि 5 होगी। ठीक है, यानी कि अपन कह सकते हैं अगर अपन को चौड़ाई मालूम चल जाए तो अपन लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन लिखेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई इज इक्वल टू x मीटर है, क्योंकि मीटर में कहा है उसने। ठीक है, क्लियर। तो आगे देखेंगे तब लंबाई क्या होगी, लंबाई उसने कहा है चौड़ाई को दोगुना कीजिए, यानी चौड़ाई में 2 का गुणा, और चौड़ाई की दोगुनी से 1 अधिक यानी 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी +1, इतने मीटर होगी अपनी लंबाई हुई है। ठीक है, क्लियर। और इसके आगे अपन को क्या दिया है प्रश्न में, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार जो दिया है प्रश्न में, प्रश्नानुसार अपन को दिया है इसका क्षेत्रफल दिया है आयताकार भूखंड का। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लिखेंगे। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे तो लिखेंगे क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, क्लियर। तो क्षेत्रफल कितना दिया अपन को, आयत का क्षेत्रफल दिया अपन उनको 528 दिया है, जो कि यहाँ दिया है। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। आयत का क्षेत्रफल ही दिया है तो अपन ने आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो लंबाई कितनी दी है अपन उनको, लंबाई दी है 2x + 1 इतनी दी है, गुणे चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई अपन ने x मानी है। ठीक है, और क्षेत्रफल तो अपना 528 है। ठीक है, अब अपन इसका गुणा कर देंगे, तो इसका इसमें गुणा हुई है तो 2x² आएंगे, इसका इसमें हुई है तो प्लस के 1 आएंगे। ठीक है, और जे सॉरी एक में x को गुणा हुई है तो x ही आया, जे 528 इस साइड माइनस में आए तो कितने हो जाए, -528 होंगे, इस साइड प्लस में थे, इज इक्वल टू 0। तो अपन ने यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया है ना, यह द्विघात समीकरण के रूप में। ठीक, तो तय है अपना यही हल है, अभिष्ट हल है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब इसमें उसने कहा है क्रमागत। ठीक, इसमें एक शब्द आया है क्रमागत। क्रमागत आप जानते हो क्रम से, जैसे कि 1 है तो फिर 2 फिर 3 4 जे क्रम से आ रहे हैं। ठीक, मान लीजिए इसमें क्रमागत कोई भी मालूम चल गया, 3 है, 3 के बाद अगला क्रमागत क्या आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक, यानी 3 उसमें 1 जोड़ेंगे तो उसका अगला क्रमागत आता है। ठीक, अगर पहले वाला पता है तो दूसरा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन को दोनों क्रमागत पूर्णांक निकालने के लिए द्विघात समीकरण निकालना है। ठीक है, तो अपन उसी तरीके से मानेंगे, 2 हैं तो उसमें से 1 को मान लेंगे, माना
पहला क्रमागत पूर्णांक x है, ठीक। पहला क्रमागत पूर्णांक x है, तब दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या हुई है, क्रमागत अगर पहला जी है x है तो इसमें एक और जोड़ेंगे तो अगला पता चल जाएगा, दूसरा क्रमागत पूर्णांक पता चल जाएगा, ठीक है। x+1 है, ठीक, क्लियर। तो अपन इसकी प्रश्नानुसार देखेंगे, प्रश्नानुसार क्या स्थिति इसने दी है। प्रश्नानुसार इसने कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, गुणनफल यानी गुणा करना है, पहले पूर्णांक और दूसरे पूर्णांक का गुणनफल 306 है, ठीक। यानी पहला पूर्णांक गुणन दूसरा पूर्णांक x+1, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है अपना 306 है। तो इनका गुणा करेंगे, x का x में x², x का 1 में x, और जो 306 सेट माइनस में आएंगे, माइनस के 306 इज इक्वल टू 0, यानी कि यह आपका हल आ गया, ठीक है, क्लियर, ठीक है, यह इसका हल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा है उसने, रोहन की माँ उससे 20 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। किसकी आयु ज्ञात करनी है, रोहन की। जो अपन से ज्ञात करने के लिए कहा जाता है अपन उसी को मानते हैं, ठीक है। तो तीसरा सवाल इसमें क्या है, रोहन की आयु ज्ञात करनी है तो मानेंगे रोहन की, माना रोहन की आयु x वर्ष है, रोहन की आयु x वर्ष है, तब उसकी माँ की आयु क्या होगी। तो रोहन की माँ रोहन से कितने वर्ष बड़ी है, यहाँ पर लिखा है 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो रोहन की आयु में 26 वर्ष जोड़ेंगे तो उसकी माँ की आयु आएगी, क्योंकि उसकी माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो अपन निकाल सकते हैं रोहन की आयु प्लस 26 रोहन की माँ की आयु होगी, ठीक है, उसकी माँ की आयु, ठीक, क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब अपन को क्या दिया है, अब उसने कहा है 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात निकालेंगे अपन रोहन की आयु, रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या है, मान लो आज x वर्ष का है तो आज से 3 साल बाद कितने का होगा, पश्चात यानी बाद, तो कितना 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, वर्ष, ठीक है। उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु क्या होगी, आज कितनी आयु है उसकी 26 + x है, ठीक है, इसमें 3 और जोड़ देंगे क्योंकि 3 वर्ष पश्चात और है, तो कितने हो जाएंगे, जो हो जाएंगे 26 और 3 29 + x, 29 + x वर्ष उसकी माँ की आयु हो जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, प्रश्नानुसार कहा गया है कि 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की आयु है और उसकी माँ की आयु है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 360, यही कहा है उन्होंने, x + 3 और 29 + x, इनका गुणा करेंगे तो आएगा 360, यह कहा गया है। उनकी आयु का गुणनफल 360 होगा 3 वर्ष पश्चात, ठीक है। तो x का गुणा इसमें होगा तो कितने 29x आएंगे, फिर x का गुणा x में होगा तो x² आएंगे, फिर 3 का गुणा 29 में ये तो कितने होंगे
87 आ जाएंगे, फिर 3 का x में होगा, सो 3x आ जाएँ, इज इक्वल टू 360 है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, और देखते हैं, जैसे कि मान के चलो यहाँ x² है, जे 29x और 3x जोड़ के कितने हो जाएंगे, 32x, और जो प्लस के 87 हैंगे, 360 इधर माइनस के आएंगे, इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब देखो, ये 87 प्लस के हैं, 360 माइनस के हैं, तो एक प्लस एक माइनस होता है तो घटेंगे, x² प्लस 32x, अब इनको घटाएंगे, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस की संख्या बचेगी, 360 माइनस 87, 3 बचे, यहाँ से लागे 1, सो 7 बचा, यहाँ के यहाँ चल 1, सो 2 बचा। ठीक है, 2 7 3 इज इक्वल टू 0 बचेगा, यह इसका समीकरण है। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न आपसे कह रहा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, हमने आपसे कहा है जो भी आपको ज्ञात करना है आप उसी को मानेंगे। ठीक है, तो आपके पास चौथा सवाल है, तो इसमें मानेंगे, माना रेल गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, क्लियर। तो उसमें और क्या दिया है, अपन को एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक लेती। ठीक है, तो अपन को दूरी दी है, चाल दी है। जब भी दूरी और चाल वाले सवाल होते हैं तो आपका जो होता है समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल, इससे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपन उनको पहले नंबर समय क्या दिया है, समय, पहले समय कितना लग रहा है मान लेंगे t। ठीक, तो इसकी कितने समय लग रहा है, पहले कितना समय लग रहा है, तो 480 किलोमीटर यह जा रहा है, और इसकी चाल कितनी है x। ठीक, यानी कि पहले समय इतना लग रहा है। ठीक, क्लियर। फिर समय, अब एक समान चाल से जा रहा है तो उसको इतना समय लग रहा है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो 8 किलोमीटर कम होती तो समय कितना लगता, समय t2 होगा, पहला समय वो है। तो दूरी तो जहीं की तहीं है, 480 है, पहले चाल थी x किलोमीटर, अब कम हो गई तो x माइनस 8 होगी, x ही में से घटेगी, पहली चाल x थी तो अब कितने हो गई, 8 किलोमीटर कम की तो x माइनस 8 होगी। ठीक है, क्लियर। तो अपन 6 तो हो गए अपने पास, तो अपन प्रश्नानुसार क्या कह सकते हैं, प्रश्नानुसार अपन कह सकते हैं कि देखो पहले कितना समय लग रहा था, 480 बटे x इतना समय लग रहा था, और अब कितना समय लग रहा है, 480 बटे x माइनस 8। ठीक है, तो अपन इसमें समझेंगे, इसमें क्या है, इसमें पहले जितना समय लग रहा था उससे जे 3 घंटा अधिक है, जे कितना है 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है, इसमें 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है क्योंकि चाल कम हुई है, धीमी हुई है तो 3 घंटा ज़्यादा लेगी, और इसमें क्या है 3 घंटा कम है तो इसमें क्या 3 जोड़ देंगे तब बराबर होंगे, जे क्या होंगे तब बराबर होंगे। तो इन दोनों को अपन ने बराबर कर दिया। ठीक, अब इसको भिन्न के रूप में हल करेंगे, इसको इसमें करेंगे 480 आएंगे प्लस इसका इसमें 3x हो जाएंगे, और नीचे का नीचे गुणा x हो जाएंगे, इज इक्वल टू 480 रहेंगे अपॉन x माइनस 8 हो जाएंगे। ठीक है,
क्लियर। अब इसका फिर बराबर है तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा हुई है तो 480 एक्स हो जाए, एक्स को गुणा 3 में से 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 8 को गुणा जो माइनस का है सो माइनस 8 को 0 में 0, 8 अट्ठाइयाँ 64 की 4 हाथ लाएँ 6, 8 चौका 32 और 6 38 इतने आएंगे। और जो माइनस 8 को प्लस के 3 में सो माइनस 8 3 24 एक्स होंगे, इसका इसमें सो जी इक्वल टू कितने हो जाएंगे 480 एक्स हो जाएंगे, ठीक। तो अपन लोग देखेंगे इस साइड प्लस के हैं जो इस साइड माइनस के हैं तो कट, इस साइड प्लस के इस साइड प्लस के, इस साइड माइनस में आएंगे तो कटना है तो इधर ही काट दिए। तो यहाँ क्या बचा 3x स्क्वायर और माइनस के 24x और माइनस के 3 8 4 0 इज इक्वल टू 0। यह रहा इसका द्विघात समीकरण के रूप में हल। अगर आपको x का मान निकालना है तो और आगे करते जाएंगे तो हो जाएगा। आपको इस प्रश्न में इतना ही निकालने के लिए कहा गया है, ठीक। तो यह आपकी प्रश्नावली पूरी हुई, प्रश्नावली 4.1 पूरी हुई, ठीक है। इसी प्रश्न के साथ आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, ठीक। धन्यवाद।